बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रासेलुलर अकोमोडेशन। इंट्रासेलुलर अकोमोडेशन की बात करें, इंट्रासेलुलर अकोमोडेशन क्या होती है? इंट्रासेलुलर अकोमोडेशन के अंदर ये होता है कि कोई भी चीज़ जब अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सेल के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर अकोमोडेशन। अब वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं कि एबनॉर्मल अमाउंट में वेरियस सब्सटेंसेस अकोमोडेट हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास डीएनए भी हो सकता है, आई थिंक सो, डिफरेंट पिगमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें होता यह है कि इनएडिक्वेट, या तो उनका रिमूवल खराब हो जाता है या फिर हमारे पास उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैकेनिज्म इसका यही है कि हमारे पास यहाँ तो उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही या फिर उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। फैटी चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं कि हमारे पास एकोमोडेशन और ट्राइग्लिसराइड की, ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज फॉर्म है हमारे पास फैट्स की, और ये मोस्टली लीवर के अंदर होता है, लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल और किडनी के अंदर भी हो सकता है और अदर ऑर्गन्स के अंदर। ये हमारे पास टॉक्सिन्स, प्रोटीन माइल्यूट्रिशन, डायबिटीज मेलिटस, ओबेसिटी और एनॉक्सिया की वजह से हमारे पास फैटी चेंजेस आते हैं और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर जाते हैं। मोस्टली इसके कॉमन कॉज क्या है? फैटी लिवर और फैटी लिवर अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज अगर किसी एमसीक्यूज में आ जाए तो इसका हमने सीधा आंसर लगाना है फैटी चेंज। अल्कोहल अब्यूज की वजह से फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर का प्रोसेस जो है वो हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, ये हम पास पेपर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अंदर ऑयल रेडो और सुडान ए का स्टेन यूज होता है। इसके अलावा स्मॉल फैट वैक्यूल बन जाते हैं साइटोप्लाज्म में अराउंड द न्यूक्लियस, और जब हमारे पास ये बनते हैं स्मॉल फैट वैक्यूल्स, जब ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं ना तो इस न्यूक्लियस को भी पेरिफेरी में कर देते हैं। व्हाट्स द मैकेनिज्म बिहाइंड फैटी चेंज? जब हमारे पास अकोमोडेशन होगी ट्राइग्लिसराइड की ड्यू टू क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, लिवर डैमेज होगा, ट्राइग्लिसराइड्स की अकोमोडेशन होगी। ट्राइग्लिसराइड की अकोमोडेशन जो है स्मॉल वैक्यूल्स की फॉर्म में होगी। जब ये वैक्यूल्स एंड स्टेज, इस स्टेज के अंदर ये जो है ये न्यूक्लियस को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब हमारे पास मजीद लेट स्टेज आएगी तो हमारे पास वैक्यूल्स का साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। वैक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो वो पुश कर देंगे न्यूक्लियस को टू द पेरिफेरी और सिग्नेचरिंग अपीयरेंस देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर। जब हमारे पास सेलुलर कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर ये टाइटली रेगुलेट होते हैं, नॉर्मल ये हमारे पास इंटरसेलुलर अकोमोडेट नहीं होते और ज़्यादातर इंटरसेलुलर होते भी नहीं है। जब हमारे पास फेगोसाइटिक सेल जो हैं वो ओवरलोडेड होंगे लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर से, तो हमारे पास डिफरेंट पैथोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है वो अकोमोडेट होगा। इसके या तो इंटेक इंक्रीज हो गई है या फिर हमारे पास लिपिड की कैटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गई। इसके एक एग्जांपल हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हैं वो अकोमोडेट करेंगे ब्लड वेसल के अंदर, वहाँ पे फोम सेल्स बनाएंगे, फोम सेल्स बना के वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस कराएंगे, थ्रोम्बोसिस ऑफ ब्लड कराएंगे। उसके अलावा प्रोटीन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। प्रोटीन्स की अकोमोडेशन जो है वो लिपिड की अकोमोडेशन से लेस कॉमन है, लेकिन जब ये एक्सेस में होंगी, लेकिन अगर इनकी एक्सेसिव अमाउंट में सिंथेसिस हो रही है तो ये हमारे पास अकोमोडेट हो सकती हैं। किडनी के अंदर जब हमारे पास एल्ब्यूमिन ट्रेस अमाउंट के अंदर फिल्टर होती रहती है और रीअब्जॉर्ब भी होती है, नॉर्मली रीअब्जॉर्ब हो जाती है पिनोसाइटोसिस से प्रॉक्सिमल कम्युनिटी। अगर हमारे पास डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो हमारे पास प्रोटीन की लीकेज बहुत ज़्यादा होगी, इसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। मच मोर प्रोटीन है वो रीअब्जॉर्ब होगी और इससे हमारे पास पिंक हाईलाइन साइटोप्लाज्म ड्रॉपलेट्स बनेंगे। दिस प्रोसेस रिवर्सिबल है और न्यूली सेंसाइज प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से हमारे पास ये रिप्लेस हो जाएगा। इसको हम अल्कोहलिक हायालिन डिजीज भी कहते हैं। इसके अलावा न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल जो कि अल्जाइमर डिजीज के अंदर हमारे पास बनते हैं, माइलॉइड के टैंगल, माइलॉइड प्रोटीन के टैंगल्स इन द ब्रेन। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजन अकोमोडेट होगी। ग्लाइकोजन अकोमोडेट क्यों होते हैं कि हमारे पास यहाँ तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होती है। उसके अलावा हमारे पास ये है कि यहाँ तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन खत्म हो गई है, जिसको हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम की कमी की वजह से होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो भी अकोमोडेट कर सकते हैं। पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ तो हमारे पास वो एक्सोजेनस होंगे जो आउटसाइड द बॉडी आए, या फिर एंडोजेनस होंगे जो कि इनसाइड द बॉडी होंगे, लाइक मेलानिन, लाइपोफ्यूस्किन वगैरह। इसके अंदर जो आउटसाइड द बॉडी है उसके अंदर सबसे पहले कार्बन या कोल डस्ट को, कार्बन या कोल डस्ट जो है वो मेनली वो लोग जो कोयले की कानों में काम करते हैं, माइनर्स, उनके अंदर ज़्यादा अकोमोडेट होंगे एयर पोल्यूटेंट के तौर पर, और अर्बन लाइफ के अंदर एयर पोल्यूटेंट के तौर पे होते हैं। ये हमारे पास एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो हैं उनको फाइगोसाइटोस करेंगे और लिम्फेटिक चैनल ट्रैकोफेजल लिम्फ नोड्स के जरिए ये जो है एक्सक्रीट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये पिगमेंट जो है कार्बन ये बहुत ज़्यादा अकोमोडेट होना स्टार्ट हो गया तो ये हमारे पास ब्लैकन कर देगा पल्मोनरी सिस्टम, जो सारा ट्रैक है रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसको ब्लैकन कर देगा, पल्मोनरी पैरेन्काइमा को, और इसको हम कहते हैं एंथ्राकोसिस। व्हाट इज एंथ्राकोसिस? एंथ्राकोसिस इज अकोमोडेशन ऑफ कार्बन इन द लंग और मेनली होती है कोल माइनर्स के अंदर। इसके अलावा लाइपोफ्यूस्किन, लाइपोफ्यूस्किन को हम वियर एंड टेयर पिगमेंट या एजिंग पिगमेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? इनसॉल्युबल ब्राउनिश येलो पिगमेंट है जो कि वेरियस टिश्यू पर्टिकुलरली हार्ट, लिवर और ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। एजिंग और एट्रोफी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे पास लिपिड और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि फ्री रेडिकल कैटालाइज फॉर ऑक्सीडेशन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करते हैं। लार्ज अमाउंट के अंदर जब ये अकोमोडेट करेगा तो ये हमारे पास कराएगा ब्राउन एट्रोफी, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बना के। ब्राउन एट्रोफी हमने वहाँ पे भी हल्की सी शायद पढ़ी, याद नहीं मुझे कंफर्म। मेलानिन की अगर हम बात करें तो मेलानिन हमारे पास वो पिगमेंट है जो कि हमारे पास केमिकल कलर देता है। ब्राउन ब्लैक पिगमेंट है जब हमारे पास अल्ट्रावायलेट, और ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है और प्रोड्यूस होता है बाय द मेलानोसाइट इन द एपिडर्मिस। अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अकोमोडेट होगा स्किन में तो फ्रैक्टल्स कॉज होंगे, जिसको हम काले धब्बे, छाइयाँ वगैरह कहते हैं। डर्मल मैक्रोफेजेस से हो सकता है ये। इसके बाद हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन क्या है? हीमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन हो रही है तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन जो है वो गोल्डन येलो से ब्राउन कलर देता है और ये हमारे पास नॉर्मली जो है वो एपोफेरेटिन प्रोटीन के साथ जो है वो मिलकर स्टोर होता है। एपोफेरेटिन मतलब आयरन स्टोरिंग प्रोटीन। तो अब आयरन की अकोमोडेशन होगी तो हमारे पास क्या कलर है? फेरेटिन मिसल्स बनेंगे इसकी कॉम्बिनेशन में, हीमोसिड्रिन के कॉम्बिनेशन में, और प्रूशियन ब्लू हिस्टोकेमिकल स्ट्रेन से ये ब्लू कलर देगी आयरन। जब हमारे पास एक्सटेंसिव अकोमोडेशन होगी आयरन की, इसको हम हीमक्रोमेटोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास बिलीरुबिन अकोमोडेट हो सकता है। बिलीरुबिन जो है वो अकोमोडेट होगा तो हमारे पास क्या होगा? जॉन्डिस। ये हमारे पास हैं लाइपोफ्यूस्किन, सॉरी आयरन वाले जो हैं, नहीं, लाइपोफ्यूस्किन ग्रैन्यूल्स जो ब्राउन पिगमेंट था, वेयर एंड टेयर पिगमेंट। इसके अलावा हमारे पास
हीमाटॉक्सिलिन और इओसिन स्टेन के अंदर ये हमारे पास सेक्शन है जहाँ पे आयरन अकोमुलेट हुई है, और प्रूशियन ब्लू स्टेन के अंदर ये आयरन जो है वो ब्लू कलर की दिखेगी। 4 तरह से अकोमुलेशन हो रही है, यहाँ तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, डिग्रेड नहीं हो सकती प्रोटीन। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं हो रही सही। उसके अलावा हमारे पास क्या है, लैक ऑफ एंजाइम, वो एंजाइम जो उसको तोड़ रहे थे वो खराब हो गए हैं, और बाहर से जो मटेरियल आ रहा है उसको इंजेस्ट कर रहा है सेल। इस तरह से भी इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन एक डिजीज प्रोसेस है जिसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट जो है वो एबनॉर्मल अमाउंट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलॉन्ग विद द स्मॉलर अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल्स। इसकी टाइप्स होती हैं 2, एक होती है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और एक होती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो होती है वो डेड या इंजर्ड टिश्यू के अंदर होती है, जैसे कि हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ नेक्रोसिस के अंदर। नेक्रोसिस थी कैशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस के अंदर कैल्शियम जो है वो बनाती है कैल्शियम सोप्स। और इसके अलावा ये हमारे पास कैल्सिफिकेशन कैन डेवलप एजिंग, डैमेज हार्ट वॉल्स, और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ऑफ एओर्टिक वॉल्स है वो स्टीनोसिस भी कॉज करा सकती है। इसके अलावा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पास डिपॉजिट होंगे, इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकते हैं। अगर ये क्रिस्टल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया तो लार्ज डिपॉजिट भी बना सकते हैं। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन क्या है, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो है वो नॉर्मल टिश्यूज के अंदर होगी। जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है इसके अंदर कैल्शियम लेवल ब्लड का ज़्यादा नहीं होगा, जबकि हमारे पास जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है इसके अंदर हमारे पास ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। ये क्यों हो सकती है, यहाँ तो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो गया प्राइमरी पैराथायरॉयड ट्यूमर की वजह से, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो दूसरे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की वजह से। इसके अलावा बोन्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से बोन्स है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। पैकेट डिजीज में, इमोबिलाइजेशन में, ट्यूमर्स वगैरह के अंदर कैल्शियम रिलीज हो रहा है। मल्टीपल माइलोमा, विटामिन डी रिलेटेड डिजीज के अंदर हो सकते हैं। विटामिन डी से क्या रिलेटेड है, विटामिन डी की अगर इंटॉक्सिकेशन हो गई है तो विटामिन डी जो है वो एक प्रोटीन बनवाता है कैल्बाइनिन जो है वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। इसके अलावा रीनल फेलियर के अंदर फॉस्फेट रिटेंशन हो गया, कैल्शियम जो है वो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से कैल्शियम जो है वो बढ़ जाएगा। जब हम देखेंगे कैल्शियम सॉल्ट ग्रॉस एग्जामिनेशन पे तो फाइन वाइट ग्रैन्यूल्स जैसे ग्रिडी डिपॉजिट होते हैं, गंदे गंदे से वाइट कलर के चौकी अपीयरेंस होगी, ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक टर्म है समोमा बॉडीज जो है वो हमारे पास क्या है, कैल्सिफिकेशन हो और वो बार बार अपने ऊपर लेमिनेशन करती जाए, टर्न बाय टर्न बनाती जाए, इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ ट्यूमर के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम कहेंगे समोमा बॉडी। बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेलुलर एजिंग। सेलुलर एजिंग क्या है, इज अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द लाइफ स्पैन एंड द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ सेल। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डीएनए के अंदर म्यूटेशन जो है वो कम्युलेट हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज सेलुलर रेप्लिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है सेलुलर एजिंग होती है। एक एंजाइम होता है रेप्लिकेटिव सेनिसेंस का मतलब एजिंग होता है, अकर्स इन एजिंग सेल, सेनिसेंस का मतलब होता है थक जाना, टायर्ड। रेप्लिकेटिव सेनिसेंस मतलब रेप्लिकेट कर जब सेल थक जाते हैं तो एजिंग सेल हो जाते हैं, वो प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग हो जाती है। टीलोमेयर्स क्या हैं, शॉर्ट पे रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, डीएनए के एंड पे लगे हुए होते हैं, लाइक TTAAGGG रिपीट्स, ये क्रोमोसोम के एंड पे लगे होते हैं। जब बार बार म्यूटेशन होती है तो टीलोमेयर्स जो है उनकी होती है शॉर्टनिंग, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एजिंग का प्रोसेस होता है। नॉर्मल जो सोमेटिक सेल है वो तो इस तरह से हमारे पास एजिंग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये कैंसर सेल में कब कन्वर्ट होते हैं, जब हमारे पास टीलोमेयर जो है वो लेंथन करना स्टार्ट कर जाए। टीलोमेयर लेंथन करना स्टार्ट कर जाएगा तो ये कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इनकी म्यूटेशंस जो है वो ऐसी हो जाएंगी कि सेल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकेंगे, एज नहीं हो सकेंगे। टीलोमेयर शॉर्टनिंग की वजह से क्या होता है, डीएनए डैमेजिंग रिस्पॉन्स आता है, डीएनए की डिफेक्टिव सेल प्रोलिफरेशन होती है। टीलोमरेज जो है वो अगर रीएक्टिवेट हो जाए, टीलोमरेज वो एंजाइम है जो यहाँ पे काम कर रहा है, अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो कैंसर हो जाएगा। सेनिसेंस ऑफ मिच, अच्छा अब ये टीलोमराइजेशन के अंदर टीलोमेयर जब शॉर्टन हो रहे हैं तो हमारे पास सेनिसेंस हो रहा है मेच्योर सेल्स का, और हमारे पास डिप्लीशन हो रहा है स्टेम सेल्स का, तो टिश्यू डिस्फंक्शन होगी और एजिंग हो जाएगी। क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं सेलुलर एजिंग के, इन्वायरमेंटल या मेटाबॉलिक इनसाइड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं वो कम्युलेशन करेंगे म्यूटेशन की डीएनए के अंदर, डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर की वजह से सेल फंक्शन कम हो जाएंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि टीलोमेयर शॉर्टन हो जाए, सेल रेप्लिकेशन कम हो जाएगी, रेप्लिकेटिव सेनिसेंस होगा, सेल लॉस होगा, सेलुलर एजिंग होगी। इसके अलावा क्या है हमारे पास एबनॉर्मल प्रोटीन होमियोस्टेसिस, प्रोटीन जो है वो ये प्रोटीन्स कम हो जाए या डैमेज प्रोटीन ज़्यादा हो जाए, इसके वजह से डिक्रीज सेलुलर फंक्शन होगा। इसके अलावा हमारे पास डीएनए रिपेयर डिफेक्ट, डीएनए जो है वो डैमेज बनेगा, अकोमुलेशन होगी, म्यूटेशन की, इन सब प्रोसेस की वजह से हमारे पास सेल के फंक्शन खत्म होंगे और सेलुलर एजिंग होगी। इसको नॉर्मली कैसे करते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से। कैलोरी जब हम कम करते हैं तो हमारे पास इंसुलिन कम होती है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी कम रिलीज होता है, और ये क्या टी होगा टारगेट ऑफ रेपामाइसिन भी एक प्रोटीन है, ये भी हमारे पास जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन अल्टर होती है, डीएनए रिपेयर ज़्यादा होता है, प्रोटीन की होमियोस्टेसिस ज़्यादा होती है। डीएनए रिपेयर और प्रोटीन की होमियोस्टेसिस में हमने देखा कि उससे सेलुलर एजिंग हुई थी। जब ये दोनों ज़्यादा होंगे तो काउंटर एक्ट होगा एजिंग का, यानी कि कैलोरी की अगर हम रिस्ट्रिक्शन रखें तो एजिंग जो है प्रोसेस वो स्लो हो जाता है। एक लास्ट हमें सर्टेन क्या है, वो हमारे पास कुछ प्रमोट करती हैं, एक प्रोटीन्स हैं जो कि प्रमोट करती हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, सेवरल जीन जो कि प्रोडक्ट करते हैं लॉन्ग लिविटी, मतलब एजिंग को कम करती हैं।